वेरी गुड इवनिंग दोस्त। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सेट प्रैक्टिस में आज हम आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। आज हम लोग 4 नंबर पे काम करेंगे। सेट प्रैक्टिस 4 होगा। जैसा कि हम लोग के पास 100 क्वेश्चंस रहता है और 100 क्वेश्चंस में आपके मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके सारे रहेंगे। तो सारे को डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को समझते चलना है, ठीक ना? तो चलिए रेडी हो जाइए। चलिए, पहला, शोषण विधि में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है। शोषण विधि में रेफ्रिजरेटर का प्रयोग होता है किसका? तो अमोनिया का। किसका? अमोनिया का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अमोनिया द्रव का वेपोराइजेशन होता है। अमोनिया द्रव का वेपोराइजेशन होता है किसका? इवोपरेटर के रूप में। ऐसा इसलिए कि अधिक अमोनिया मिलाने से घोल का भार कम हो जाता है। अमोनिया पानी में बहुत अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, तो इसका एवापोरेटर हो जाएगा, यानी दूसरा का आपका एप्पल हो जाएगा। तीसरा, कूलिंग कॉइल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता है? तो वस्तु को जो है, इसका काम जो होता है वस्तु को ठंडा करने के काम में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ऑटोमोबाइल का आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से किस देश को मिला? तो जर्मनी को मिला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से किसके संपर्क में पानी नहीं रहता है? तो हम बोल सकते हैं ड्राई लाइनर के रूप में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें गैस का वर्किंग प्रेशर तथा टेम्परेचर बहुत अधिक होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसमें गैस का जो है वर्किंग प्रेशर तथा टेम्परेचर बहुत अधिक होता है? तो जल्दी चलिए जवाब दीजिए। आपका हो जाएगा अंतर्दहन इंजन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 7, वैद्युतिक मापक यंत्र में नापी जाने वाली राशि की मात्रा के कारण पैदा हुआ वह बल जो यंत्र के चल भाग में को घुमाता रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? यानी आपका विक्षेपक बल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? विक्षेपक बल बोलते हैं। BHP का फुल फॉर्म क्या है? BHP का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, पूर्ण अवशोषित बैटरी का जो है कितना होता है? तो आपका हो जाएगा 1.25 से 1.28 के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, यदि किसी शेपर मशीन के स्ट्रोक की लंबाई 10 इंच हो और स्ट्रोक की संख्या 150 प्रति मिनट हो तो कटिंग स्पीड क्या होगी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कटिंग स्पीड क्या होगी? एक्चुअली कटिंग स्पीड जो होता है, कटिंग स्पीड को हम बोल सकते हैं कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी इंटू RPM बटा में 12 होता है। याद रखेंगे, कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई डी इंटू RPM बटा में क्या होता है? 12 होता है। अब पाई का मान जैसा कि आप जानते हैं 22/7 गुने डी आपका दिया हुआ है। डी का मान आपका दिया हुआ है 10 इंच। RPM आपका दिया हुआ है 150, यानी स्ट्रोकों की संख्या RPM उसको बोलते हैं 150 बटा में आपका क्या हो गया? 12। और इसे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा? लगभग आपका हो जाएगा 392.857 फुट प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है। और जैसा कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इनमें से हम बोलेंगे कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये इसका इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 में आएंगे। 11 जो है, एसिटिलीन का फॉर्मूला निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो एसिटिलीन याद रखेंगे, एसिटिलीन जो होता है आपका एल्केन एल्किन एल्काइन ग्रुप का जो है मेंबर होता है। एल्काइन ग्रुप मतलब CnH2n-2। जब n का मान हम 2 पुट करते हैं जिसका मतलब C2H2, यानी एसिटिलीन। एसिटिलीन ये होता है C2H2। ठीक है। और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है। और ये कैसे बनता है? तो कैल्शियम कार्बाइड पे जब जल का छिड़काव किया जाता है तो एसिटिलीन गैस बनता है। और इसका प्रयोग जनरली किस में किया जाता है? तो हरे
हरे फलों को पकाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस से हम सदा प्रश्न आते ही रहते हैं, ठीक है ना। और 12 आपका जो दिया हुआ है, ध्यान देंगे कि यदि दो प्रतिरोधों को जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है तो 50 ओम उसका माना जाता है ना, और जब उसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका 8 ओम हो जाता है। तो बोल रहा है कि प्रतिरोध का मूल्य क्या होगा। बहुत ध्यान देंगे, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में, ध्यान से देखेंगे, श्रेणी क्रम में जिससे हम बोल सकते हैं कि R1 प्लस R2, और जब R1 प्लस R2 यानी श्रेणी क्रम में है तो उसका मान कितना दिया हुआ है, उसका मान दिया हुआ है 50 ओम दिया हुआ है, यानी R1 प्लस R2 का मान 50 दिया हुआ है। जब समानांतर क्रम है 1/R1 प्लस 1/R2 तो उसका मान दिया हुआ है आपका, देख सकते हैं कि उसका मान दिया हुआ है 8 ओम दिया हुआ है, यानी 1/R। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में Rn बराबर R1 प्लस R2 और समानांतर क्रम में 1/Rn बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। तो आपको R1 और R2 का मान चाहिए, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, यदि आपका एलसीएम हो जाएगा R1 इंटू R2 तो ऊपर में आपका आ जाएगा R2 प्लस R1 बराबर 1/8, और R2 प्लस R1 का मान ऊपर में देखिए आपका 50 दिया हुआ है, तो 50 कितना हो जाएगा, 50 गुने 8 बराबर आपका हो जाएगा R1 इंटू R2। तो 8 5 40 यानी 400 बराबर R1 इंटू R2। तो आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको गुणा किया जाए तो 400 हो जाए और जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाए। यानी आपको फाइनली करना क्या है, आप यहाँ इज्यूम कीजिए कि ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ दिया जाए तो 50 हो जाए और गुना किया जाए तो आपका कितना हो जाए, 400 आ जाए। तो ऑप्शन के माध्यम से आप इसको पकड़ सकते हैं। 40 और 10 50 हो सकता है, 40 10 में 400 होता है, यानी R1 बराबर 40 रख दें और R2 बराबर 10 रख दें तो 40 10 कितना हो जाएगा 50, और 40 10 में 400। तो कह सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन होगा 40 ओम और 10 ओम होगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बॉल हो गया। आपका ऑप्शन हो गया बॉल, 40 ओम और 10 ओम। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत आया करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर अगला है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 120 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। जिस लेंस की सहायता से वो 40 सेंटीमीटर की दूरी को पढ़ सकता है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि U आपका दिया हुआ है -40 सेंटीमीटर, U आपका दिया है -40 सेंटीमीटर, और V आपका दिया हुआ है आपका -120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, यानी 1/-120 माइनस 1/-40 बराबर 1/F कर सकते हैं। तो आपका ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, माइनस खत्म कर देते हैं। 40 120 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 40 120 का लघुत्तम 120 हो जाएगा। तो -1 + 3 बराबर 1/F, यानी 2/120 बराबर 1/F। तो कह सकते हैं 60, है ना। यानी उसकी जो फोकस दूरी होगी कितनी होगी, 60 होगी। आपका जवाब हो गया फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होगा, फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ऐसे फिर से इस बात को समझ लीजिए कि U का मान -40 दिया हुआ है, V का मान -120 दिया हुआ है। तो लेंस में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि, है ना, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F, क्लियर। तो हम लोग का जो F का मान आया कितना आया, तो हम कह सकते हैं कि आपका 60 सेंटीमीटर उत्तर लेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 15 के पास हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखेंगे कि 750 वाट के एक विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी गर्म किया जाता है। 10 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की व्यय होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 750 वाट की विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी को गर्म किया जाता है, तो 10 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की व्यय होगी।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किलो वाट घंटा यूनिट की संख्या जो होती है वाट इंटू घंटा इंटू क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, और बटा में 1000। जैसे तो हम लोग का हो गया 750 गुने 3 गुने 10 बट्टा में कितना हो गया 1000, यानी 1020 1020, 5 दूनी के 10 कितना हो जाएगा, और 15 पचे 75, यानी कह सकते हैं 22.5 आपका यूनिट। तो क्या हो गया प्रश्न आपका, क्या हो गया 22.5 यूनिट। इस बात को पुनः समझा जाए कि प्रश्न कह रहा था कि 750 वाट की विद्युत केतली में प्रतिदिन 3 घंटे तक पानी को गर्म किया जाता है, तो 10 दिन में कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा की व्यय होगी। जिससे तो हम लोग कह सकते हैं कि किलोवाट घंटा यूनिट की जो संख्या होगी वाट घंटा इंटू दिन बटा में क्या करेंगे 1000। वाट दिया हुआ है आपका, और जो है इसके बाद में वाट दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, बटा में 1000 कर लेंगे तो 22.5 यूनिट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 म्यूवेव 2 म्यूवेव एंड 3 संधारित्र को आकृति में दिखाए गए अनुसार संबंध किया गया है, तो उनकी परिणामों की कैपेसिटेंस निकालनी है। समझ पा रहे हैं। अब हम लोग करेंगे क्या कि ये जो सीरीज हुआ इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन पहले कर लेंगे, यानी 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/3, अर्थात 1/C बराबर 3 2 उत्तम 6, यानी 5/6 हो गया। तो C का मान कितना यहाँ से हो जाएगा, C बराबर 6/5 यानी 1.2 MUF हो जाएगा। अब हमको कह रहा है कि यह परिपथ को परिणामी धारिता निकालना है हमको। अब यहाँ परिणामी धारिता निकालना है, परिणामी धारिता। अब यहाँ हम लोग सीरीज कर देंगे, तो सीरीज में हम लोग का 1.2 ये आया था और एक और लोड दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि 1.2 या 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन 2.2 कहाँ चला गया, चलिए 2.2, हाँ 2.2 करीबन, हाँ 2.2 हो गया। आपका ऑप्शन ए हो गया। इस बात को पूरा समझिएगा, ध्यान देंगे कि आपको इसको पहले हम लोग को पैरेलल कर लेंगे, पैरेलल करने के बाद उसको फिर सीरीज कर लेंगे। पैरेलल करेंगे तो 1 जैसे हम लोग जानते हैं 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 कर लेंगे। इसके बाद हम लोग का इसका वैल्यू जो आया 1 कितना आया 1.2 आया, और इसके बाद इसको हम सीरीज कर लेंगे तो 1 में 1.2 जोड़ देंगे, अर्थात हम लोग का जवाब क्या हो जाएगा 2.2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किसी तने हुए तार का अनुप्रस्थ कंपन की मूल विधा 200 Z है, यानी हर्ट्ज में आपका आवृत्ति होती है, ठीक है। यदि लंबाई वही रखते हुए द्रव्यमान प्रति इकाई तार की लंबाई को आधा कर दिया जाए तो नई मूल आवृत्ति क्या होगी। जैसा कि आवृत्ति जो होती है द्रव्यमान का जो है वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि N2/N1 बराबर 1/√M2/1/√M1, ठीक है। तो आपका √M1 ऊपर चला जाएगा और √M2 आपका नीचे चला जाएगा। अब बात यह है कि जो है आधी हो जाती है, यानी N2 का मान आपको निकालना है, N1 आपका 200 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो आधी हो जाएगी तो ऊपर जाके वो हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √2 बच जाएगा। तो N2 बराबर हम कह सकते हैं कि 200√2, और 200√2 का मान क्या होता है 1.41, यानी कह सकते हैं 2 2 4 2 4 2 के 8 2 1 2 2 जीरो बिठा देंगे, इन दशमलव हटा देंगे, यानी आपकी जो आवृत्ति हो जाएगी 282 हर्ट्ज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सीखना था यही था कि आवृत्ति जो होती है द्रव्यमान के ना वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। 283 ले लेंगे, क्योंकि 1.√2 का मान 1.4 जो है
14 भी लेते हैं तो उसका आजू बाजू में हो जाएगा 283 खर्च हो जाएगा। ठीक है, तो 19 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। गुरुत्वाकर्षणीय नियतांक जी का बीमाग याद करें। एक्चुअली हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से F = G m1 × m2 बटा में r²। आपको जी का निकालना है तो जी बराबर क्या बोल देंगे, FR² बटा में m1 × m2। और F क्या होता है, बल होता है MLT-2 r त्रिज्या हो गया, यानी इसका भी लेंथ में बोलें तो L2 बोल सकते हैं हम, और L2 बोल सकते हैं। इसके बाद में मास है, तो मास जब है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मास 2 है यानी m का स्क्वायर कर लेंगे। जब मास 2 स्क्वायर कर लेंगे तो 2 ऊपर जाएगा और यहाँ 1 है, इसका मतलब कि m के पावर -1, L 2 और 1 कितना हो गया, L 3 हो गया, और t के पावर कितना हो गया, -2 हो गया, यानी m के पावर -1 L 3 t के पावर -2। और आपके पास जवाब हो गया m के पावर -1 L 3 t के पावर -2, यानी आपका ऑप्शन जवाब हो गया। कौन सा जवाब हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 19 का m के पावर -1 L 3 t के पावर -2, यानी ऑप्शन एप्पल हो गया। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 की तरफ बढ़ेंगे। बिजली की 1 यूनिट यानी 1 किलोवाट घंटा से 100 वाट का बल्ब निम्नलिखित अवधि तक जलेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, यानी आप बोल सकते हैं किसको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल के हिसाब से आप बोल सकते हैं कि ए एम ना EMF इजकल टू हम बोल सकते हैं वोल्ट गुने एम्पियर, वोल्ट गुने एम्पियर गुने क्या बोल सकते हैं, घंटा बोल सकते हैं, बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और जैसा कि ना वोल्ट इंटू एम्पियर को आप क्या बोल सकते हैं, वाट बोल सकते हैं, वाट इंटू घंटा बटा में क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, और वाट इंटू घंटा अब आपका दिया हुआ है, इसका मान 1 दिया हुआ है, और वाट आपका कितना 100, आवर आपको नहीं पता है, एच निकालना है, यहाँ कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यानी 1 2 0 कैंसिल हो गया, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो है बिजली की 1 यूनिट से 100 वाट के बल्ब निम्नलिखित अवधि तक जलेंगे, इसका मतलब 10 घंटा तक जलेंगे, 10 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आपका हो जाएगा पास्कल का सिद्धांत। क्या हो जाएगा, पास्कल का सिद्धांत हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, पास्कल का सिद्धांत। यहाँ कुछ और बात जान लीजिए कि ऑटोमोबाइल्स में जलीय ब्रेक पास्कल के सिद्धांत से कार्य करता है, लीवर क्रैंक सॉफ्ट सिद्धांत से कार्य करता है, डायनामो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चल रहे हैं। निम्नलिखित में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है, तो आपका ऑप्शन है कुष्ठ, टेटनस, हिल्स, खसरा, हैजा। तो आपका जवाब क्या होगा, चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खसरा, खसरा हो जाएगा। एक्चुअली खसरा के बारे में आप जान लीजिए कि खसरा को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। खसरा जो है मोरबेली विषाणु द्वारा फैलता है, इसके संपूर्ण शरीर, इससे क्या होता है, संपूर्ण शरीर प्रभावित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आनुवांशिक के अनुसार कौन सा विवाह संभव है, आनुवांशिकी के अनुसार कौन सा विवाह संभव है, जल्दी जवाब दीजिए। आपका हो जाएगा RH- में मेल के लिए, RH+ में फीमेल के लिए, दोनों के लिए, और क्या, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए। चलिए आपने 23 का क्या हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्योंकि ध्यान देंगे जिन व्यक्तियों में रक्त का वह तत्व पाया जाता है जिसमें उसका रक्त RH+ होता है, जिनके रक्त में नहीं पाया जाता उनका वो रक्त RH- हो जाता है। तो चूंकि यह यदि पिता का रक्त RH+ हो और माता की रक्त RH- हो, तो जन्म लेने वाला शिशु जन्म से ही पहले गर्भावस्था में
या तो जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाएगी या तो उसी समय हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यदि दो समतल दर्पण समानांतर रखे हो तो उसके बीच रखी वस्तु की प्रतिबिंब बनेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसको बनाइए। तो क्या हो पाएगी, तो वो उसका हो जाएगा कि इसको ध्यान देंगे, प्रतिबिंब के केस में आप ध्यान देंगे कि 360 बटा में थीटा -1, और चूंकि इसमें कोई निश्चितता नहीं है तो हम कह सकते हैं कि अनंत तक। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि कौन से पदार्थ लौह पर जंग लेने से उत्प्रेरित करता है। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है आयरन, ऑक्सीजन, Zn और H+आयन। तो आपका जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, H+ आयन। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा धातु पानी पर तैरता है। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, सोडियम। ट्यूबलाइट में व्यय में विद्युत ऊर्जा का कितना भाग प्रकाश के रूप में प्राप्त होता है। तो आपका जवाब हो जाएगा 60 से 70%। एक्चुअली चीज़ों को उतना हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे सामने मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस है, तो सारा चीज़ों को करते हुए निकल पा रहे हैं, इसलिए आप इसको मिला लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि कैरेटिक धमनी में किस प्रकार के ब्लड बहता है। तो हृदय को शुद्ध रक्त, इसका क्या जवाब हो जाएगा, हृदय को शुद्ध रक्त। और 1 माइक्रोक्रोन बराबर होता है इन 10 के पावर -6 मीटर के, 10 के पावर -6 मीटर के। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है। तो मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना डिग्री होता है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 जो है, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं Na2CO3 × 10H2O। ये वॉशिंग सोडा का आपका सूत्र है ना। इसी में सोडियम बाइकार्बोनेट कभी कभी पूछ सकता है, तो आपको NaCO3 हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा न तो तत्व है और नहीं यौगिक है। तो न तो तत्व है और नहीं यौगिक है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं, वायु बोल सकते हैं। 33 बोल रहा है टॉर, बार और पास्कल सभी दाब के मात्रक हैं। इस विषय में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। चूंकि 1 पास्कल जो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 बार 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1 टॉर जो होता है आपका 133.8 पास्कल होता है। यानी आप उसको घटते हुए क्रम, आप उसको सजाते हुए रूप में लिखेंगे तो पास्कल से बड़ा आपका टॉर है, टॉर से बड़ा आपका बार है। क्योंकि एक बार आपका 10 के पावर 5 न्यूटन होता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि बॉल होगा। क्या होगा, बॉल होगा। इस चीज को हम मेंशन भी कर दे रहे हैं कि 1 पास्कल जो है न्यूटन आपका 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 1 बार 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 टॉर 133.8 पास्कल के बराबर हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा बार होगा, उससे छोटा टॉर होगा और उससे छोटा पास्कल होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 देखिए, बहुत ही, हालांकि प्रश्न जो है थोड़ा सा यहाँ अंडरस्टैंडिंग करने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 34 में निम्नलिखित में से कौन सा 3 न्यूटन 4 न्यूटन के बलों को प्रभावी बल नहीं हो सकता है। अब देखिए, आपके पास 3 न्यूटन 4 न्यूटन, अब बोल रहा है कौन सा प्रभावी बल नहीं हो सकता है। तो या तो आप जोड़ सकते हैं या तो आप घटा सकते हैं। जैसे तो 4 3 7, ये तो हो सकता है। 4 में से 3 गया तो 4 में से 3 गया, एक हो सकता है। तो 7 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। यदि मान लीजिए वो डायगोनल पे हो जाए, 4 3, तो ये 5 हो सकता है। इसका मतलब एक बार जोड़ते हैं तो 4 3 7 हो जाएगा, एक बार घटाते हैं तो 4 में से 3 1 हो जाएगा, और एक बार उसका डायगोनल लेंगे तो 5 हो जाएगा। तो आपके पास जो हो सकता है वो 1 न्यूटन हो सकता है, 5 न्यूटन हो सकता है, 7 न्यूटन हो सकता है। तो हो कौन नहीं सकता है, तो 9 न्यूटन नहीं हो सकता है। हालांकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 35 के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 35, प्लांक नीतांक की बीमा, प्लांक नीतांक H की बीमा समान किसके समान, प्लांक नीतांक की बीमा किसके समान होती है। तो आपका जवाब प्लांक नीतांक किसके समान होती है,
तो चलिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। कोणीय संवेग के बराबर होती है, किसके बराबर होती है? कोणीय संवेग। ठीक है, अब देखिए आवृत्ति के बारे में आप इसका ऑप्शन को भी डील कर दे तो 1 बटा आवर्त काल होता है, तो टी के पावर -1 हो जाएगा। ऊर्जा संवेग का आपका हो जाएगा ml, आप हम संवेग आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, तो वो होगा नहीं। संवेग में हम बताए थे मात्रा और वेग का गुणनफल ml/t-1, तो आपका ऑप्शन क्या बचा? कोणीय संवेग बचा। एक्चुअली दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोणीय संवेग का तो आपका मात्रक हो गया किलोग्राम वर्ग मीटर पर सेकंड हो गया, प्रेरक का मात्रक हेनरी होता है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है, क्वांटम सिद्धि मैक्स प्लांक से दिया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या आइंस्टीन ने किया था। तो आप कह सकते हैं कि प्लांक नियतांक h की विमा कोणीय संवेग के इक्वल होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 36 की तरफ। पलवन के सिद्धांत है ना, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो पलवन का सिद्धांत क्या है कि ये किसके द्वारा, पलवन का सिद्धांत का संबंध किससे है? न्यूटन से है कि गैलीलियो से है कि आर्किमिडीज से है कि पास्कल से है? तो ये है आपका आर्किमिडीज से। इसके बारे में और कुछ जान लीजिए कि विद्युत आकर्षण का नियम। कुछ देखिए, जो चीज आ रहा है उससे रिलेटेड और क्या क्या चीज हो सकता है और इससे रिलेटेड क्या क्या चीज पूछी जा सकते हैं, तो उन सारी चीजों को हम लोग जान लें। जैसे इससे रिलेटेड क्या क्या चीज हो सकता है, हम लोग पलवन का सिद्धांत आपका आर्किमिडीज से संबंधित है। अब विद्युत आकर्षण के नियम किससे संबंधित है? बताइए, कूलम्ब से संबंधित है। विद्युत अपघटन का नियम किससे संबंधित है? फैराडे से है। विद्युत प्रतिरोध का नियम किससे संबंधित है? तो ओम से संबंधित है। क्वांटम सिद्धांत, हालांकि प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, अलग से हम बता रहे हैं कि कल चल के हम लोग चीजों को तैयार रहे, ऐसे ऐसे प्रश्न आए तो। क्वांटम सिद्धांत किससे है? तो आपका मैक्स प्लांक से आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा माइकल फैराडे से है। तो समझ पा रहे हैं? आगे और बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलेंगे। समझ पा रहे हैं? तो क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, इसमें फिजिक्स का एरिया ज़्यादा कवर किया गया है नहीं। तो यदि 50 ग्राम वर्ग को जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 50 ग्राम पानी में डाल दिया जाता है, तो मिश्रण का ताप क्या होगा? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर, चूंकि पानी की विशिष्ट का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड, जल की विशिष्ट उष्मा यदि एस द्वारा ली गई उष्मा हो, तो हम लोग जान सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं कि m गुने एस आपका 20 माइनस आपका t बराबर हो जाएगा m गुने एस गुने t माइनस 0। तो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 50 गुने एस 20 माइनस टी बराबर 50 गुने एस टी माइनस 0। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो टी का मान आपका 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन कैट, यानी तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 एक स्प्रिंग का बल नियतांक के 3 बराबर भागों में काटने से प्रत्येक भाग का बल का नियतांक क्या होगा? इसका मतलब कि बल का नियतांक जो होगा, बल का नियतांक जो होगा k बटा में 1/3 होगा, इसका मतलब 3k। तो कह सकते हैं कि आपका जवाब क्या हुआ? आपका कैट हो गया, यानी सी हो गया, 3k हो गया। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 एक सेतु से नीचे बहने वाली नदी में एक पत्थर को मुक्त रूप से गिराया जाता है। ठीक है, और पत्थर जल स्पर्श करने के 2 सेकंड का समय लेता है, तो सेतु की ऊंचाई क्या होगी? देखिए, जैसे भी हम कोई चीज को फेंकते हैं या कोई चीज ऊपर से गिराते हैं, तो वहां पर आपका रेखीय त्वरण काम नहीं करता, वहां पर आपका गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो वहां पर आपका जो ऊंचाई का सेंस आएगा h बराबर ut प्लस हाफ GT²। और हम लोग रेखीय रहता है तो हाफ हम लोग AT² लिखते हैं। अब बात यहाँ ये है कि जब मोशन में है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 गुने t कर दिए प्लस 1/2 g का मान आपका 9.8 होता है, और टाइमिंग उसका दिया हुआ है 2, तो 2 गुने 2 हो जाएगा, तो अर्थात 1-2 से 1-2 कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि h का जो मान होगा क्या हो जाएगा? 19.6 मीटर हो जाएगा, यानी आपका जवाब क्या हुआ?
बॉल 19.6 मीटर हो जाएगा, अर्थात बॉल हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, एक बल का परिणाम 10 न्यूटन है। यदि एक पिंड पर कार्य करे तो उसका एक भाग फिक्स हो जाता है, तो फिक्स बिंदु से बल की दूरी 4 मीटर हो तो बल का आघूर्ण क्या होगा। देखिए ये भी बहुत सुंदर प्रश्न है। बल का आघूर्ण यानी टाउ इसको बोलते हैं। तो बल का आघूर्ण जो होता है, बल गुने बल बाहु बोल सकते हैं। आघूर्ण को हम बोल सकते हैं आघूर्ण जो होता है बल गुने बल बाहु, यानी 10 × 4 यानी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और 40 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 40 न्यूटन, अर्थात आपका जवाब क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन। ठीक है। अब यहाँ से जीके आपका शुरू होता है, तो ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन गुलरूबी के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, तो इनका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का जवाब दीजिए। तो आपका देखिए गुलरुखी उपनाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखा करते थे, और आपके पास ऑप्शन में यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, हाँ सिकंदर लोदी नहीं दिया हुआ है, तो याद रखेंगे गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, उसका नाम क्या था, सिकंदर लोदी, और यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो 41 का आपका क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा। ठीक है। लिखित में से किसकी जो उपाधि है नाना साहब थी, तो आपका जवाब हो जाएगा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोकसभा के नेता निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है। लोकसभा से रिलेटेड जो भी बात आता है जनरली प्रधानमंत्री, क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री, यानी आपका हो जाएगा स्कैट। क्वेश्चन नंबर 44 यह है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में कल्याण की अवधारणा किसमें परिलक्षित होती है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी आपका इसका एप्पल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है भैया, कि निर्बलता का प्रदेश किस जलवायु प्रदेश को कहा जाता है। निर्बलता का प्रदेश उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, यानी इसको कर सकते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्वेश्चन नंबर 48, हाँ, जम्मू कश्मीर से होने वाली शीतकालीन वर्षा के कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्या हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ, यानी आपका बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है कि बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, और नेफोस्कोप कहा जाता है। मैं चारों ऑप्शन को बता दे रहा हूँ कि नेफोस्कोप से बादलों की गति एवं दिशा जानी जाती है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता ज्ञात की जाती है, और इसके बाद आपका जो है एनीमोमीटर से हवा की गति एवं शक्ति ज्ञात की जाती है, और रेन गेज से वर्षा मापी जाती है। तो कल चलकर इस तरह के प्रश्न आपका न छूटे। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 50, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी बिक्री कर। कौन सा कर है, बिक्री कर। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ेंगे। पौधे का जनन अंग क्या है, तो पुष्प। पौधे का जनन अंग क्या है, तो पुष्प। पौधे के जनन अंग पुष्प होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन B12 का प्रमुख घटक है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मछलियों के श्वसन अंग कौन सा है। ठीक है, तो गिल्स। क्या हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कहते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल को कहते हैं कठोर जल। क्या बोलते हैं, कठोर जल, यानी आपका ऑप्शन बॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, रग्बी के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। बहुत ही क्या है, बार एग्जाम में आया है 15।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 56, बैरोमीटर में पारे का अचानक गिर जाना क्या बतलाता है? बैरोमीटर में पारे का अचानक गिर जाना क्या बतलाता है? यानी आंधी तूफान आने की आशंका, आंधी तूफान आने की आशंका, यानी क्या हो जाएगा आपका बॉल। फिर क्वेश्चन नंबर 57, धुबिया सोडा का अणु सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट। अभी हम लोग जैसे ही जाने कि धुबिया सोडा की Na2CO3 10H2O, अभी जस्ट हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। तो 58 बोल रहा है, अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया? अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया? तो एक्चुअली देख लेंगे, जीके का चीज़ है, नहीं थी करेंट अफेयर का चीज़ है ना। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59, प्रस्तावना से प्रति है ना स्थापित समानता, स्वतंत्रता का और बंधुता का आदर्श क्या प्रेरणा क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई। कहाँ से ली गई थी? फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी, यानी कि कैट हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो माउंटेन गॉडविन बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इग्लू है बर्फ का मकान। क्या है? बर्फ का मकान। इग्लू है आपका बर्फ का मकान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ेंगे कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ना। यह परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों को लाभान्वित करता है। और इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे तो भाई बेतवा नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। भारत में पहली बार बहुउद्देशीय घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है और जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को इस्पात का चौखटा कहा जाता है। तो व्हेल मछली को स्तनधारी वर्ग में रखने का कारण है ना। तो इसका जवाब हो जाएगा आप बच्चे देना, यानी ऑप्शन बॉल। क्वेश्चन नंबर 64, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा, अर्थात हम बोल सकते हैं इसका बॉल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका मतलब 65 का कैट हो जाएगा। देखिए, कहने का मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि आप कितना पढ़े हैं। तो टेस्ट सीरीज ये आपको आइडिया जनरेट करता है कि आप कितना कर पा रहे हैं, अपनी कितना एनर्जी को यूज़ कर पा रहे हैं, और किया हुआ चीज़ टेस्ट प्रैक्टिस से ही सब चीज़ सीखने को मिलता है। एक ही साथ आपके सारे चीज़ रहते हैं, 1 घंटा में आपको करना होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है कि रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? रायसीना पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपका जवाब हुआ जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। आपका ऑप्शन क्या हो गया? एप्पल हो गया। अब यहाँ से दोस्तों आपका मैथ रीजनिंग शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 67, एक विद्यालय में 85 लड़के और 35 लड़की ने सार्वजनिक परीक्षा दी, ठीक है। तो लड़कों का जो माध्य है वो आपका 40% है, लड़कियों का जो माध्य है वो 60% है। तो विद्यालय का औसत माध्य कितना है? तो आप कह सकते हैं कि 85 का आप 40% लेंगे, ठीक है, और आपका 35 का 60% लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख लीजिए टोटल कितना हुआ। 1 0 कैंसिल, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 17 5 85, 17 दूनी का यहाँ से 34 हो गया, 34 हो गया। और प्लस आप देख सकते हैं
एक जीरो ये कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 3 6, 7 का 21, यानी कितना हो गया 55 हो गया। अब आपको जानना है टोटल निकालना है। 55 ये हुआ, टोटल लोग कितने हैं 120, 55 क्योंकि 85 और 35 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, कुने कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो जी एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। दो छक्का 12, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 50 25, 50 25 2 कितना 27/6 हो जाएगा। तो 6 का 24, 3 निकला, 3 निकला, इसके बाद में आपका 35 हो गया, 6 5 30, 5 निकला 10 देंगे तो 50, यानी कि 8 छक 48, और 2 निकला 76 18, 45.83, यानी आपका जो जवाब हो जाएगा आपका कैट हो जाएगा 45.83। अगले प्रश्न की तरफ हम पढ़ें। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 67 डील हो गया था। 68 में है कि गोलाकार गेंद का व्यास इतना सेंटीमीटर। तो देखिए जब भी पिघलाने की बात आती है तो उस दोनों का आयतन बराबर कर दिया जाता है। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है और इसका पाई आर स्क्वायर है, तो आप करके कर निकाल लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 69 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया हुआ, थीटा का मान क्या होगा। तो दोनों तरफ हम उल्टा कर देते हैं। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, अलग अलग करते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3 कैंसिल हो गया। कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा गुने 1 कॉस स्क्वायर थीटा अपनी जगह पर लगेगा, -1 बराबर 1/3। तो कॉस से कॉस कैंसिल होगा, 1/साइन को आप बोल सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1/3। जैसा कि हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो इसको हम कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 को हम कॉट स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं 1/3। तो कॉट थीटा इजकल टू आपका हो जाएगा √1/3। तो कॉट थीटा का मान है 1/√3, और कॉट का मान 1/√3 कब होता है जब थीटा बराबर 60 डिग्री होता है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट वैल्यू को पुट करके समीकरण को बैलेंस कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिए गए चित्र में डी समानांतर है बीसी के, एडी बटे बीडी इजकल टू 3/5 दिया हुआ है। यदि एसी बराबर 4.8 हो तो ए का मान ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे आपका ड्राइंग फिगर है कि बढ़ेंगे कि आपका दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है। अब इसे ध्यान देंगे यहाँ पर क्लियर हो जाए। देखिए कि ए बी सी और ए डी ई में ये डी रेखा बी सी रेखा के समानांतर है। इसका मतलब छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यदि समरूप हो जाएंगे तो आप चीज़ों को यहाँ से कि उनकी भुजाएं क्या हो जाएगी, अनुपातिक हो जाएंगी। तो एक बार बड़ा त्रिभुज में चलेंगे ए बी, और इसमें बटा में क्या हो जाएगा ए डी। ठीक है, उसी प्रकार इधर ए सी बटा में क्या हो जाएगा ए ई हो जाएगा। दोनों तरफ हम एक घटा दे रहे हैं, तो ए बी माइनस ए डी बटा में ए डी बराबर ए सी बटा में ए ई -1। अब ध्यान देंगे ए बी माइनस ए डी, फिगर देखिए ए बी में से यदि ए डी घटाएंगे तो क्या बचेगा, बी डी बचेगा। तो इस जगह पे हम बी डी लिख दे रहे हैं, बी डी बटा में ए डी, और -1 को उधर ला के हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बटा में ए ई हो जाएगा। समझिएगा बात को ध्यान से। और बी डी बटा ए डी आपका देखिए दिया हुआ है कि ए डी बटा बी डी 3/5 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 5/3। क्या हो जाएगा 5/3 प्लस 1 बराबर ए सी बटा में ए ई। तो दोस्त ए ई बराबर आपका हो जाएगा, है ना,
AC गुने 3/8 और AC का मान 4.8 दिया हुआ है। 3/8 8 6 48 0.6 36 18 यानी 1.8 कर सकते हैं। 1.8 आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? डॉ हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। यदि एक आयत का विकर्ण 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए एक आयत है और इसका विकर्ण 5 है, इसका मतलब इसका साइड 3 4 होगा और 3 4 जब साइड होगा तो चढ़ती आई 12 वर्ग मीटर उसका क्या होगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका है कि दो समीकरण दिया है 7x + 5y = 13 2x + 7y। तो दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे और x और y का मान निकालने के बाद इसमें हम रख देंगे। तो क्वेश्चन ये इजी है ना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है अगला 1/2 1/5 1/10। देखिए यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 7 बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको कितना जाना? 7वां जाना है। तो यहाँ 3 5 अगला 3 5 7 तो अगला 9 बढ़ेगा, फिर अगला 11 बढ़ेगा, फिर अगला कितना बढ़ेगा? 13 बढ़ेगा। ठीक ना। तो यहाँ पर आपका जो 3 5 7 बढ़ा यहाँ पर कितना बढ़ेगा आपका? हाँ 7 बढ़ गया तो 9, तो 17 9 कितना हो गया आपका? 17 9 आपका हो गया 26। फिर 26 11 आपका कितना हो गया? 26 11 36 37 हो गया और 37 13 कितना हो गया आपका? 50 हो गया। यानी और जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा? 1/50 आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया? कैट हो गया। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ेंगे। 74 कह रहा है कि 5 के पावर x। देखेंगे हम लोग बता देखिए पावर में जो बेस a के पावर m + n को क्या करेंगे? a के पावर m × a के पावर n। 5 के पावर x × 5 के पावर n और 5 के पावर x बटा में 5 बराबर 24। तो 5 के पावर x यदि आप कॉमन लेंगे 5 - 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 5 के पावर x 25 24 बटा में 5 बराबर 24 24 24 कैंसिल। तो 5 के पावर x बराबर 5, तो x बराबर यहाँ एक छिपा हुआ है, x बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी जवाब होगा कितना हुआ? 1 हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 75 बोल रहा है कि यदि कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो यह जो है 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? जब 2 बार गुना की बात किया जाए तो n1 ध्यान देंगे जब बोल रहा है क्वेश्चन कोई धन 16 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। कोई धन 16 वर्ष में दुगना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, चीज़ों को समझेंगे हम लोग, है ना। तो n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। जब भी साधारण ब्याज की दर से ये चीज़ बोले कितना वर्ष में इतना गुना, इतना वर्ष में कितना, तो आप चीज़ों को कर लेंगे। n का मतलब मल्टीपल होगा। तो पहले हो रहा है दुगुना, तो 2 - 1 कितने वर्ष में हो रहा है? 16 वर्ष में हो रहा है। अब कितना गुना हो जाएगा हमको नहीं पता है। और क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष में 8 दूनी का 16 यानी 1/2 और यहाँ 1 जोड़ देंगे बराबर n2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3/2 यानी कि 1.5 साल में। कितने साल में? 1.5 साल में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 के पास आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 के पास हम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 76 एक बार देख लेंगे कि a + b + c = 0। तो a² + b² + c² बटा यानी क्वेश्चन नंबर कह रहा 76 कि a + b + c = 0। तो आपका वैल्यू है a² + b² + c² बटा में c² - ab का मान ज्ञात करें। तो हम आपको बताए थे अलजबरा में कि इस ऐसे जब भी क्वेश्चंस आए तो उसको हम कुछ मान रख के 0 कर देंगे। चलिए 2 -1 -1 कर दिए, 0 हो गया। अब आप यहाँ पुट कर दिए 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया बटा c²। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, a का मान -2 अब b का मान -1 दिया हुआ है। ठीक है। तो ऊपर में हो गया आपका 4 1 5 1 6 और यह हो गया माइनस प्लस 3 2 एकम 3 दूनी 6 यानी कह सकते हैं 2। तो इसका मान कितना आ गया आपका? 2 आ गया। ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है भाई कि √2 बटा में 1 + √2 √3 सॉरी
बराबर √6/x, तो x का मान ज्ञात करें। एक्चुअली √2 को √2 लिखा गया, 1 + √3, √6 को हमने √2 गुने √3 लिख दिया, बटा में x, √2 कैंसिल, √3 से मल्टीपल करेंगे, एक तो √3 + 3 बराबर x, यानी x बराबर 3 + √3। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डॉग हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 आपका बोल रहा है कि एक दुकान में 9 नारंगी की कीमत 5 सेब की कीमत के बराबर है, 5 सेब की कीमत 3 आम के बराबर है, 4 आम की कीमत 9 नींबू के बराबर है, 3 नींबू की कीमत 48 पैसे के बराबर है, तो एक नारंगी की कीमत क्या है? ध्यान देंगे। 9 नारंगी, 9 ऑरेंज, 5 एप्पल, 3 मैंगो और 4 मैंगो, 9 लेमन, ठीक है, और 3 लेमन 48 पैसा दिया हुआ है। तो आपका एक ऑरेंज का कीमत कितना होगा? 3 लेमन 48 पैसा दिया हुआ, 16 पैसा हो गया, एक लेमन का दाम 16 पैसा हो गया। ठीक है। अब जब लेमन मिल गया तो 4 गुने मैंगो बराबर 9 गुने 16 कर दिए, चौके 16 हो गया, चौके 36 हो गया, यानी मैंगो का दाम कितना आ गया आपका? 36 पैसा हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, 9 ऑरेंज बराबर 3 गुने कितना आ गया आपका? 36 आ गया, तितरी का 9 और बढ़ती आई 36, यानी हम कह सकते हैं कि ऑरेंज का कीमत कितना होगा? 12 पैसा होगा, यानी 12 पैसा आपका ऑप्शन एप्पल हो गया। ठीक है। एक कार किसी दूरी की यात्रा जो 10 घंटा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल तय करती थी, उसी दूरी को यात्रा 8 घंटे में तय करना चाहे तो कार की रफ्तार कितनी बढ़ानी होगी? क्योंकि दोनों केस में जो डिस्टेंस है वो क्या है? इक्वल है। ठीक है। दूरी बराबर बेग गुने समय होता है, तो इसका भी V2T2 कर लेंगे। उसका जो बेग था 48 था, टाइमिंग 10 घंटा था, इसका बेग आपको नहीं पता है, x मान लेते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग 8 घंटा है, तो 8 छक 48, यानी कितना आ गया? इस 60 की स्पीड से चलेगा तो 8 घंटा में पहुंचेगा। लेकिन प्रश्न ये पूछ रहा है कि उसने बढ़ाया कितना, तो पहले उसकी चाल 48 थी, अब 60 हो गई, इसने कितना बढ़ाया? तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि 3 अंकों की संख्याओं के अंकों का योग 14 है। ठीक है। इतना पढ़ने के बाद रुक जाइए कि आपको जोड़ने से 14 आना चाहिए था। देखिए 4 4 10, 4 4 8 6 4 4 8 6 14 आ रहा है, 4 2 7 1 8 आ रहा ही नहीं होगा, 8 2 10 4 14 आ रहा है, 8 4 10 8 4 12 2 14, यानी कि आपका एक ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है। अब बोल रहा है कि दहाई, इकाई और सैकड़ा, तो चलिए हम यहाँ पर यहीं पर लिख दे रहे हैं, ये सैकड़ा है, ये दहाई है और ये इकाई है। ठीक है। दहाई का अंक इकाई अंक का दुगना है। मान लीजिए ये मान लिया जाए कि यदि ये 1 है तो ये क्या होगा? 2 होगा। दहाई का अंक इकाई का अंक का दुगना है, तथा है ना, तथा इकाई का अंक सैकड़ा का अंक चौथाई है, यानी चौथाई है, इसका मतलब इसका 4 गुना ये होगा। सैकड़ा कितना हो गया? 4। तो हमको जो इकाई दहाई सैकड़ा का जो रेशियो चाहिए 1 2 4 के रूप में चाहिए, यानी 4 2 1 के रूप में फॉर्मेट चाहिए। तो 4 2 1 के रूप में देखिए, यहाँ आप पकड़ेंगे तो 2 से काटें, 2 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो आपका क्या क्या हुआ? 2 2 3, यानी 2 2 3 के रूप में हुआ। हमको चाहिए 4 2 1 के रूप में। देखिए यहाँ काटिएगा तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 4 1 के रूप में हुआ। और देखिए यहाँ पर 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 4 2 1 के रूप में हुआ, 4 2 1 के रूप में। और यहाँ पे देखिए 4 2 1 के रूप में दिया हुआ है, तो ऑप्शन से हमको पकड़नी 842 हो गया। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्य को पूरा करने में अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है। तो यदि दोनों उस कार्य को 4 दिन में करें तो उसका अनुभव अकेला उस कार्य की, यदि आप इसको बेसिक से बनाएंगे तो ध्यान देंगे, हम उसका बेसिक बता दे रहे हैं और इसका जनरली इसी बता दे रहे हैं। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम समय लेता है,
तो ये अभिषेक हो गया, ये अनुभव हो गया। यदि ये x दिन लेगा तो इससे 6 दिन कम लेगा, तो x-6। तो बेसिक से जब आप बनाइएगा तो 1/(x-6) प्लस 1/(x) बराबर 1/4, तो x का मान निकालिएगा। लेकिन यदि आप ऑप्शन बना लीजिएगा, मान लीजिए ऑप्शन 10 को पकड़ लिए, एक को 10 6 दिन कम लिया तो वो क्या हो गया, 4 हो गया। 10 4 आपको आंसर लाना है 4, ठीक है। तो 10 4 का उत्तम आपका 20 हो जाएगा। 4 5 20, 10 दिन ये अपने का नहीं आ पाएगा। यदि 12 पकड़ते हैं तो 12 एक पकड़ लिए, उसका 6 दिन कम ले रहा था, कितना हो गया, 6 हो गया। 6 12 का कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ 2 हो गया और 1 हो गया, तो टोटल यहाँ पर टोटल यूनिट कितना आपका हो गया, 12। और 2 1 3 हो गया, तो 3 4 गया, तो आपका 4 आ गया। इसका मतलब आप ऑप्शन से पकड़ लेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकेत x के ठीक विपरीत तल पे होंगी, ठीक है। आप ध्यान से देख लेंगे, डाइस का क्वेश्चन से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। तो बोल रहा है कि x की है ना, तो आप ये देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है। अच्छा, हम ऐसा डाइस पकड़ेंगे जिसमें से एक एलिमेंट्स मैच करता हो। चलिए, इसको पकड़ लिए, 1 को और 4 को पकड़ लिए, और इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। चलिए, P के बाद क्या आया, Q आया, Q के बाद क्या आया, X आया। फर्स्ट को इसमें भी देखिए, P के बाद क्या आया, M आया। P के बाद देखिए M आया, M के बाद क्या आया, ऐसे आया। तो Q के सामने M हो गया और X के सामने क्या हो गया। इसका मतलब आपका जवाब क्या हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो हम इसका जवाब दे देंगे 5 हो गया आपका। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 83 पे काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 की तरफ बढ़ेंगे। आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि संपर्क, सिफिलिस और घाव। देखिए, इसका जवाब आप सुन सकते हैं कि जिस प्रकार संपर्क में आने से सिफिलिस फैलता है, उसी प्रकार घाव होने से आपका क्या हो सकता है, टेटनस हो सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा, बॉल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 आप देख लेंगे। 84 कह रहा है कि सूर्य की किरणें से विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य की किरणें से क्या प्राप्त होता है, विटामिन डी। तो उसी प्रकार नींबू से क्या होता है, साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो आप नींबू से साइट्रिक अम्ल, यानी आपका ऑप्शन बॉल हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 85 से शुरू होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका 85 है कि 3 17 33। देखिए, यहाँ 14 का अंतर है, 14 का, फिर आपका 14 के बाद आपका किसका अंतर है, 16 का। 16 के बाद कितना अंतर है, 19 का, यानी कि 14 2 16, 14 के बाद 14 यहाँ 16 यहाँ 19, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा और 23 हो जाएगा। तो 52 में यदि हम कितना जोड़ेंगे, 52 में यदि हम 23 जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो जवाब क्या होगा, 75 हो गया। यानी देखना है कि वहाँ पर 14 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ा 16 हो गया, फिर 3 बढ़ा 19 हो गया, तो इस बार 4 बढ़ेगा तो 23 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। 86 बोल रहा है कि देखिए, 4 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 7.5, 7 बढ़ देगी। हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। 4 के बाद हाफ कर दिया, आधा, यानी कि कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। 2 के बाद उसने क्या किया, 1.5 कर दिया। 1.5 मतलब 1.5 से मल्टीपल, यानी कितना हो गया आपका 1.5 का मतलब, हाँ, 3/2 हो गया। तो आपका जवाब कितना हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब यहाँ आधा था, यहाँ 1.5 से मल्टीपल किया, 1 बढ़ रहा है। यहाँ 2.5 से किया, ठीक है, और यहाँ क्या किया, 3.5 से किया। किससे किया, 3.5 से किया। तो 7.5 में हम 7.5 में 3.5 मतलब 7/2 से करेंगे तो आई थिंक आपका कितना हो जाएगा, चलिए कर लीजिए, आपका 26.25 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। कैन को 9, यानी सी को 1 3 समझ रहा है, ए को जो जिसका नंबर है वही समझ लिया, सी को 3, ए को 1, ठीक है ना, एन को 14। उसी प्रकार टाइम का टी हो गया आपका कितना हो गया, 20 हो गया। इसके बाद आई हो गया 9 हो गया, 13 हो गया, फिर कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 47, ठीक है। 47
आने के, देखिए इस चीज़ को ऐसे समझिए, ऐसे इसको समझना होगा। कैन को 9 लिखा है, इसका मतलब 3 1 4 और 14 18, तो कैन को जोड़ने से आपका 18 आया, तो 18 को 8 1 9 लिख दिया। समझना है, इसे समझना है। उसी प्रकार कम को किया गया, जो उसका प्लेस नंबर है उसी से कम को किया गया, तो कम को जोड़ने से आपका 36 आया, तो 36 को 6 3 9 ले लिया। समझ पा रहे हैं? उसी प्रकार आपका टाइम को यदि आप प्लेस वैल्यू के हिसाब से जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 47, 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 7 4 आपका 11 हो जाएगा। तो आपका जवाब क्या हो गया? 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 83। 83 क्या है? 83 सॉरी 83 नहीं, क्वेश्चन नंबर 88। यदि ए पंक्ति के दाएं से 9वां तब बाएं के 17वां है। देखिए 88 नंबर क्वेश्चन। जब कोई प्लेस ऐसे एक जगह है, यदि इधर से मान लीजिए इसका पोजीशन ए है, इधर से इसका पोजीशन बी है, तो टोटल जो लोग होते हैं उसको हम बोल सकते हैं ए प्लस बी माइनस 1। इसका मतलब उसका प्रश्न में देखेंगे कि दाएं से ए पंक्ति के दाएं से 9वां और बाएं से कितना 17वां है, तो आप कह सकते हैं कि 9 प्लस 17 माइनस 1। 17 9 कितना हो जाएगा? 16 26, 26 में से गया आपका कितना हो गया? 25 हो जाएगा। यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। आपका 25 जवाब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर हम आपका 89 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का एक अंग नहीं है? कौन सा विश्व बैंक का एक अंग नहीं है? तो पहले हम लोग को जानना है कि विश्व बैंक का अंग कौन सा है। तो IBRD, IDA, IFC, WTO, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये विश्व बैंक का अंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? हवाला क्या है? क्वेश्चन नंबर 90 हवाला क्या है? तो इसके बारे में आपका जवाब क्या होगा? हवाला क्या है? तो हवाला क्या है? कर अपर, क्या हो जाएगा? कर अपवंचन। इसका मतलब ऑप्शन इसमें डी में जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। बहुत बार आपका एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आता है। नहीं तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये नहीं पूछा हो। हर एक एग्जाम में, चाहे SSC दीजिए चाहे रेलवे दीजिए, जो भी एग्जाम में देंगे इस तरह का प्रश्न आता है कि एम द्रव्यमान का कण का संवेग p है तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी। एक्चुअली p बराबर m भी होता है, तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए, तो p स्क्वायर इजकल टू m इंटू एम भी स्क्वायर कर दीजिए, तो p स्क्वायर बटा m बराबर एम भी स्क्वायर। तो इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी p स्क्वायर बटा 2m को आप e लिख सकते हैं। यानी जवाब हो गया कि जिसकी गति ऊर्जा ई हो गई, इसका मान क्या हो जाएगा? p स्क्वायर बाई 2m हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन ए पल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ेंगे। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण हो इस प्रकार, तो आपका अल्फा स्क्वायर बटा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा आपका एलसीएम हो जाएगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। यानी अल्फा इंटू बीटा आपका जो कहते हो ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब देखिए मूलों का जोगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और मूलों का गुणनफल आपका होता है सी बाई ए। ये हो गया माइनस बी बाई ए का क्यू हो गया माइनस 3 इंटू सी बाई ए माइनस बी बाई ए बटा में आपका सी बाई ए हो गया। तो ये हो गया आपका कितना? माइनस बी क्यू बटा में ए क्यू प्लस 3 है ना, प्लस हो गया 3bc बटा में ए स्क्वायर बटा में सी बाई ए। तो यदि आप इसका एलसीएम ले लीजिएगा ए क्यू, तो माइनस बी क्यू प्लस 3abc, चूँकि एक ए बच जाएगा और ऊपर में सी ए जाएगा, सी बटा में ए है तो ए ऊपर में जाएगा और नीचे में क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, एक ए से ए स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ठीक है, ए क्यू हो जाएगा, एक ए से कटेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा कितना? 3abc माइनस बी क्यू बटा में एक आपका क्या बच गया? ए स्क्वायर सी।
अर्थात कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन बी होगा। समझ पा रहे, थोड़ा कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन नंबर ध्यान देंगे, a+1/a बराबर √3 हो जाएगा यहाँ से। तो हमने बताया था कि भाई x+1/x का मान यदि p होते a³ + 1/a p³ - 3p होता है। तो a³ + 1/a³ = p³ √3 का क्यूब -3 √3, इसका मतलब 3 √3 - 3 √3 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 के पास हम पहुंच रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है, समुद्र तल पर स्थित 60 मीटर ऊंचे प्रकाश स्तंभ शीर्ष के किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री प्रकाश स्तंभ के बाद के जो है नाव से दूरी ज्ञात करें। तो ध्यान देंगे, हम लोग का जो डायग्राम बनेगा इस कदर बनेगा। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 60, ये आपको पता करना है। ठीक है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि tan 60 बराबर लंब बटा आधार, 60 बटा में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो √3 बराबर 60 बटा में x। तो आप कह सकते हैं कि x बराबर 60 बटा में √3। √3 से ऊपर नीचे यदि आप कंजुगेट करेंगे तो 60 √3 बटा में 3 यानी 20 √3। जवाब आपका हो गया 20 √3, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 20 √3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 में आपका है कि बिंदु इतने इतने का शीर्ष दिया हुआ है, तो कौन सा त्रिभुज बनेगा। तो आप इसका बस ड्राइंग कर लेंगे। कोऑर्डिनेट 08/3 आपका दिया हुआ है 13, आपका फिर दिया है 82 30। तो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का जो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये दो भुजाओं के वर्गों का जो तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो तो हम कह सकते हैं कि अधिक कोण होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ, तो आप डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के बाद आप जो है ना कि देख लेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला जैसे ही निकालेंगे तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के वर्ग दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग से ज़्यादा हो तो वह त्रिभुज हमेशा अधिक कोण होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96 है 3 15 वाट 63 99 और कितना है 143। चलिए बनाइए, चलिए इसको बनाइए। तो 3 क्या है, 3 के बारे में आप बोल सकते हैं कि आपका क्या किया गया है, 2 के स्क्वायर में से 1 गया तो 3 हो गया। उसी प्रकार आपका 2 4 के स्क्वायर में से 1 गया तो आपका यहाँ 2 लिया, यहाँ 4 लिया, यहाँ क्या लेगा 6 लेगा। 6 के स्क्वायर में से 1 गया तो 36 में से गया 35। यहाँ देखिए 8 के स्क्वायर में से 1 लिया तो यहाँ 64 में से 63 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न देखिए 3 6 9 1। इसके बाद अगला पकड़ लिया है 6 पकड़ लिया है, तो फिर 6 के बाद लगातार हो गया 6 9 1 3। उसके बाद देखिए 6 के बाद आपका 9 पकड़ लिया है 9 3 1 6। इसका मतलब 3 को पकड़ा, 6 को पकड़ा, 9 को पकड़ा। ठीक है, 9 को पकड़ा, फिर आपका 3 6 9 1 हो गया। पैटर्न वही है, तो इस बार किसको पकड़ेगा, 6 को पकड़ेगा। 6 आपका ऑप्शन इसके पास है। तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। 9 3 12, यहाँ देखिए यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 6 बढ़ रहा है, यहाँ 9 बढ़ेगा। 18 में 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 दूनी के 10 10 8 40 हो गया। और पंचों के 20 20 सॉरी पंचों के 20, हाँ 5 दूनी 10 10 8 40 हो गया। 4 5 20 20 3 60। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक अलग तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 5 दूनी के 10 10 8 80 80 का आधा कितना कर दिया 40 कर दिया। तो पंचों के 20 20 3 60 60 का आधा 30 कर दिया। तो यहाँ पर लेकिन 2 एकम 2 10 दूनी का 20 20 का आधा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो दोस्तों देखें कि जैसा कि हम लोग थ्रू आउट जो चीज़ों को डिस्कशन किए, मैथ रीजनिंग और साइंस, तो चलिए सेट प्रैक्टिस में आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह आप सेट प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। चलिए ऑल द बेस्ट।